So let us start our second part of lesson Discovering Truth. The saga continues. फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि A.R. विलियमसन जी पहले तो तूतनखामेन जी के बारे में कुछ बताने का हमें बताते हैं। उसके बाद वह कुछ नई टेक्नोलॉजीज, पुरानी टेक्नोलॉजीज के उपयोग के बारे में बताने का प्रयास करते हैं और अपने लेख को आगे बढ़ाते हुए वह बताते हैं कि 1922 में जब हावर्ड कार्टर ने तूतनखामेन के कब्र की खोज की तो उन्हें उसे बाहर निकालने में ताबूत से बड़ी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसके लिए उन्हें उसके अंगों को तोड़ना पड़ा छीनी और हथौड़ी से। और सुनने और देखने में तो बड़ा ही अमानवीय कृत्य सा महसूस होता है और इसलिए अपने लेख में A.R. विलियमसन जी ने इस बात को रखी और इसी को अब हम दूसरे भाग में A.R. विलियमसन जी आगे बढ़ाते हुए अब कहते हैं इन हीज डिफेंस, हीज कार्टर के बचाव में अब वह कुछ बात कहते हैं। कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। कार्टर के पास वास्तव में बहुत ही कम विकल्प थे। इफ ही हैडंट कट द ममी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. तो चोर जो होते हैं वो मोस्ट सर्टनली, इसकी बहुत ज्यादा संभावना थी कि वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स। सर्कमवेंटेड का शाब्दिक अर्थ होता है धोखे में रखना या धोखा देना। यहां पे सर्कमवेंटेड को कॉन्टेक्चुअली यूज किया गया है कि वो गार्ड्स की नजर बचाकर, यह पूरी संभावना थी कि वह उसमें से कुछ सामान को चुरा लेते। रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, उसमें से वह सोने को निकालने के लिए उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। और अब एक प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है कि ऐसा उस मुर्दे के साथ में क्या होगा। तो इस बात का जवाब देने के लिए A.R. विलियमसन जी आगे लिखते हैं इन टूथ्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट। तूत के समय में, मतलब उस समय की बात यहां पर रखते हैं कि रॉयल्स जो शाही परिवार हुआ करते थे वर फैबुलसली वेल्दी, वो बहुत ही ज्यादा धनी हुआ करते थे। एंड दे थॉट और होप्ड, और वे शायद सोचते थे या ऐसी उम्मीद करते थे दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, वह अपनी संपत्ति को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अपने अनंत काल की यात्रा की तरफ। यहां पर अनंत काल की यात्रा मतलब मृत्यु के बाद भी वह अपने धन को अपने साथ में ले जा सकते हैं, ऐसा तुत के समय के जो शाही परिवार हुआ करते थे वह सोचा करते थे। किंग टूट वॉज लेविश्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, और अब यही बताने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर A.R. विलियमसन जी कि किंग टूट वॉज, जो किंग टूथ थे, वॉज लेविश्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, वह चमकदार वस्तुओं से भरे पूरे थे। लेविश्ड, भरे पूरे। और चमकदार वस्तुओं में क्या था, फिर यहाँ पे सेमी कॉलोन का इस्तेमाल, बात कीजिएगा, कॉलोन का इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर। और कॉलोन का मतलब मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी यह बात कि जब हम पहले वाक्य से दूसरे वाक्य को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा पहला वाक्य था किंग टूथ वॉज लेविश्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स। ग्लिटरिंग गुड्स क्या थे? प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, अ सेरेमोनियल एप्रॉन, सैंडल्स, सीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क। क्या क्या थे? प्रीशियस कॉलर्स, आप ऊपर देख सकते हैं, मैं उनकी सारी लिस्ट के इमेजेस भी आपको दिखा रहा हूं। प्रीशियस कॉलर, जो कपड़े में कॉलर लगे होते हैं वो बड़े शानदार। इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, जड़ी जरी सोने चांदी से जड़े हुए नेकलेसेस और ब्रेसलेट्स जो हाथ में पहने जाते हैं, रिंग्स, अंगूठियां, एम्यूलेट्स, तावीज, अ सेरेमोनियल एप्रॉन, एप्रॉन सेरेमोनी में जो पहना जाता है, आप देखे होंगे राजा लोग अपने पीछे में लाल हरे मखमल के कपड़े जो लंबे से होते हैं वो लगा के रखते हैं, ये चित्र में आप देख सकते हैं, दैट इज अ सेरेमोनियल एप्रॉन। सैंडल्स, जूते। सिट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, सिट्स मतलब होता है
म्यान, जो तलवार की म्यान होती है उस प्रकार का उसकी उंगलियों में रखने के लिए खोल, एंड द नाउ आइकॉनिक ही इनर कॉफिन एंड मास्क। और अब आप देखिए ये जो ताबूत के ऊपर में जो यह मूर्ति बनी हुई है आइकॉनिक कॉफिन, उसके ऊपर में तुत की तरह का ही एक छवि बनाई गई है उभरी हुई, और उस पर जो मास्क लगा हुआ है वो, यह सारे चीज किंग टूथ के साथ दफनाए गए थे, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और सभी शुद्ध सोने के थे। इसीलिए हावर्ड कार्टर नहीं चाहते थे कि इसे ऐसे छोड़ दिया जाए, इसकी चोरी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और अब आगे बताते हैं, टू सेपरेट टूथ फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स। अब इतनी सारी चीजों के साथ उसे दफनाया गया था, इतनी सारी चीजें उसके शरीर को पहनाई गई थी, इनको उसके शरीर से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन्स रिमूव द ममीज हेड एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट। कार्टर के जो लोग थे उन्होंने उसके सबसे पहले उसके सिर को अलग किया, एंड सीवर्ड तोड़ दिया, सीवर्ड तोड़ा, नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, करीब करीब उसके हर मुख्य जोड़ों को, घुटने के, कोहनी के, जितने भी हमारे मुख्य जोड़ होते हैं, कमर के, सभी को तोड़कर पहले अलग किया। वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब ये तोड़ फोड़ का काम वो खत्म कर चुके थे, दे रीअसेंबल्ड देम द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको फिर से इकट्ठा किया और एक लकड़ी का बक्सा लिया, उसमें रेत डाली, किसके लिए, पैडिंग के लिए। जैसे हम घास फूस कागज वगैरह लगाते हैं ना, आप देखे होंगे सेव या केले के जो कैरेट्स होते हैं उसमें, उस प्रकार की पैडिंग की, ताकि वह अपनी जो उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया हुआ है उसे कंसील्ड, छुपा सके। द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट, और अब यही वह बिस्तर था जहां पर अब तूतनखामेन आराम कर रहे हैं। मतलब अब नया ताबूत उनका इस प्रकार का बना दिया गया। अब ए.आर. विलियमसन जी आगे कहते हैं, आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द वेनिंग डिकेड। आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व विज्ञान है, अब वह इन जो बीते हुए समय है, दशकों में, बहुत सब्सटेंशियली चेंज हो चुका है, बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन आ चुका है। और वह परिवर्तन क्या है, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब आर्कियोलॉजिस्ट खजानों पर कम ध्यान देते हैं, उनका ध्यान ज्यादातर होता है जीवन और मृत्यु के सूक्ष्म कारणों के पीछे, डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। पेचीदा रहस्य, मृत्यु के जो पेचीदा रहस्य थे, कैसे मृत्यु हुई होगी, बीमारी से हुई, किसी ने हत्या कर दी, मृत्यु का रहस्य हमेशा पेचीदा हुआ करता है। आज भी हम किसी की मृत्यु के बारे में अगर कोई हत्या हो जाए जाने तो बड़ा कठिन चीज है, तो वो इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज है, पेचीदे रहस्य। आज इनको जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट का जोर ज्यादा रहता है। मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और इसके लिए आज बहुत से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स, जटिल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें चिकित्सकीय टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल करना अब शुरू कर दिया गया है। कार्बन डेटिंग कर रहे हैं हम, डीएनए स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं हम, ये कुछ दो चार छोटे मोटे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। इस प्रकार की चीजों से भी हम छानबीन करते हैं और पुराने समय की जानकारी प्रयास लेने का प्रयास करते हैं। इन 1968, और इसी तारतम्य में ए.आर. विलियमसन जी आगे कहते हैं, इन 1968, 1968 में, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर के 1922 की डिस्कवरी के 40 साल से कुछ ज्यादा समय के बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे, मतलब शरीर विज्ञान के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इस ममी का एक्सरे किया। किस ममी का, किंग टूट के ममी का। एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले तथ्य बाहर निकाले। फिर आप देखेंगे यहां पे कॉलन का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कौन से स्टार्टलिंग फैक्ट थे वो बताया जा रहा है। बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग।
उस रेजिन के नीचे, उस कपड़े के नीचे जिसमें वो मम्मी लपेटी गई थी, उसके नीचे उसकी छाती, उसका ब्रेस्ट बोन, सामने की जो हड्डी है, फ्रंट रिब्स, सामने की पसलियां, वह सब क्या थी? गायब थी। यह उन्होंने अपने एक्सरे से खोजकर निकाला। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करते हैं, बड़ा मजेदार चीज है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी। आज के समय में जब हम डायग्नोस्टिक इमेजिंग करते हैं, हम जब किसी का विश्लेषण करने के लिए उसके चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए हम कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसे हम सिटी स्कैन कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। बाय विच, जिसमें क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। जिसमें हजारों एक्सरे किरणों को हमारे आसपास से क्रॉस सेक्शंस में गुजरा है, जो कि एक ब्रेड के स्लाइस करते हैं, हम स्लाइस करते हैं, काट के पतला पतला रखते हैं हम, स्लाइस ऑफ ब्रेड, उस प्रकार से हमारे शरीर को वो बना दिया जाता है और वहां से गुजारा जाता है टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, ताकि हम एक 3 डायमेंशनल आभासीय शरीर, वर्चुअल बॉडी का निर्माण कर सके। और अब यहां पर वह थोड़ा सा कटाक्ष करते हैं ए आर विलियमसन जी। व्हाट मोर कुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टूथ देन द एक्सरे। यहां पर कहना चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी में एनाटॉमी के प्रोफेसर ने एक्सरे किया था, कुछ जानकारियां इकट्ठी की, अब हम सिटी स्कैन कर रहे हैं, तो हम सिटी स्कैन से क्या ज्यादा निकाल पाएंगे जो हमने एक्सरे से निकाला था। और वो एक प्रश्न रखते हैं, एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। क्या यह उन 2 प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे जो आज भी बहुत प्रतीक्षित है, जिसके लिए हम बड़े ललायित हैं? और वो 2 प्रश्न क्या है? हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। शुरुआत से ही हमने देखा है कि ये जो 2 प्रश्न है वो अभी तक अनुत्तरित है। दिस क्वेश्चन आर स्टिल अनआंसर्ड, कि वह कैसे मरा, जब मरा तो उसकी उम्र क्या थी। इन प्रश्नों के उत्तर न हमें तब मिले थे, न हमें अभी तक मिल पाए हैं, ये ए आर विलियमसन जी बताना चाहते हैं। अब वह किंग टूट के बारे में बताते हैं। किंग टूट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। किंग टूट का डिमाइज मींस उनकी मृत्यु एक बड़ी घटना थी। और अगर हम शाही स्तरों के स्तर पर भी बात करें, भाई रोज लोग मरते हैं, जीते हैं नहीं है, लेकिन अगर शाही स्तर में भी बात करें तो किंग टूट का मरना एक बड़ी घटना थी। क्यों? ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन। वह अपने परिवार के अंतिम सदस्यों में से माना जाता था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी। और उसका फ्यूनरल जो था, उसकी जो अंतिम क्रिया थी, वह उस वंश के लिए डेथ रेटल साबित हुई। डेथ रेटल बड़ा शानदार शब्द है। आप अगर किसी अंतिम क्षण में किसी व्यक्ति से मिले होंगे जिसकी जब अब बस मृत्यु होने ही वाली है, उस वक्त जब वह बात करता है तो उसके गले में एक घरघराहट रहती है। इसका मतलब अब वह, उसके प्राण अब निकलने ही वाले हैं। और इस वंश की स्थिति भी लगभग वैसी ही हो गई थी किंग टूट के मृत्यु के बाद। But the particulars of his passing away and its aftermath are unknown। पर एज अ हिस्टोरियन ए आर विलियमसन जी बताना चाहते हैं, लेकिन उसके मृत्यु के कारण, पर्टिकुलर्स, उसके जो वास्तविक कारण है, और आफ्टरमैथ, और उसके बाद क्या हुआ, मतलब उस वंश का उससे, उसकी मृत्यु में क्या हुआ और उस वंश का उसके बाद क्या हुआ, यह तथ्य अभी भी अस्पष्ट है। इनके बारे में अभी भी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वह किंग टूट के पहले के कुछ इतिहास को आपके सामने थोड़ा सा रखने का प्रयास कर रहे हैं। एमोटेप तृतीय, टूथ्स फादर और ग्रैंडफादर, जो कि हो सकता है टूट के फादर रहे हो या उसे ग्रैंडफादर रहे हो, वॉज अ पावरफुल फेरो। वह एक बहुत ही शक्तिशाली फेरो राजा थे, who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। इस 18वें वंश के सबसे ऊपर में उनके नाम को रखा जाता है और वह एक स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने 40 वर्षों तक वहां पर राज किया और अपने वंश के वह सबसे टॉप पे रहे। जैसे मुगल शासन काल में आप देखेंगे अकबर को सबसे उच्च स्थान मिलता है, उसके युग को स्वर्ण काल माना जाता है मुगलों का। उसी प्रकार इन फेरो डायनेस्टी का, एमोटेप तृतीय का जो शासन काल है, वह उस काल का स्वर्ण काल माना जाता है। ही सन एमोटेप 4, और उसका पुत्र एमोटेप चतुर्थ सक्सीडेड हिम, उसने उसको सक्सीड किया, मतलब उसके बाद वह राजा बना।
and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक विचित्र ही समय की शुरुआत की, इनिशिएटेड, शुरुआत की। और वह विचित्र समय क्या था? द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द अटेन द सन डिस्क। वो जो नया शासक आया था, नया फेरो आया था, उसने अब अटेन की पूजा करनी शुरू कर दी और उसका प्रचार भी किया। अटेन मीन्स द सन डिस्क, सूर्य देवता। चेंज्ड हिज नेम टू अखेनाटेन और सर्वेंट ऑफ द अटेन। और उसने अपने नाम को एमोटेप से हटाकर, बदलकर अखेनाटेन रख लिया। उसका अर्थ होता है सर्वेंट ऑफ द अटेन, अटेन का सेवक। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनाटेन नोन एज अमोनरा। और उसने अपनी धार्मिक राजधानी को पुराने शहर थेब्स से हटाकर नए शहर अखेनाटेन में ले आया। उसे आज जाना जाता है अमोनरा के नाम से। He further shocked the country by attacking अमून। और अब उसने पूरे देश को एक झटका दिया जब उसने अमून पर हमले करने शुरू किए। अमून कौन? द मेजर गॉड, जो वास्तविक भगवान थे मिस्र के साम्राज्य के। आप ऊपर देख सकते हैं, ये है अमून, ये अमून की छवि है, ये अमून की चित्र, अमून का चित्र है। इनको के ऊपर अटैक करना शुरू किया। तो अटैक उनके ऊपर कैसे किया? स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। वह उनकी मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया और उनके मंदिरों को बंद करवाना शुरू कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन। रे जॉनसन कहते हैं कि यह बहुत ही भयानक समय रहा। रे जॉनसन कौन है? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागोस रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स। एंशियंट थेब्स की जो प्राचीन एंशियंट थेब्स की जो साइट थी, जहाँ पे खुदाई चल रही थी, वहां पे लग्जर के यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे रे जॉनसन। उन्होंने यह बात कही कि वह समय है, वह बड़ा भयानक समय रहा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड एंड देन अखेनाटेन वॉज went a little back. The family that had ruled for centuries, वह परिवार जिसने 100 साल से भी ज्यादा राज किया, was coming to an end, अब वह समाप्ति की तरफ आ रहा था। And then Akhenaten went a little wacky, और अब उस समय तब जो है अखेनाटेन जो है वह थोड़ा वैकी होता जा रहा था, निराला होता जा रहा था। मतलब वह अपने कृत्यों के लिए, अजीब अजीब हरकतों के लिए जाना जा रहा था। आफ्टर अखेनाटेन्स डेथ, अखेनाटेन के मृत्यु के बाद, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेन खकारे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विथ हार्डली। एक बड़ा ही रहस्यमयी शासक आया जिसका नाम था स्मेन अखारे। अपीयर्ड ब्रीफली, बहुत कुछ समय के लिए उसके बारे में जाना जाता है। एंड एग्जिटेड विथ हार्डली अ ट्रेस, और वह बिना किसी नामो निशान के गायब हो गया। उसके बारे में ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता। एंड देन अ वेरी यंग तूतन खातेन टुक द थ्रोन, और अब बड़ा ही युवा तूतन खातेन ने गद्दी का भार संभाला। किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, और यही आज किंग टूट के नाम से जाने जाते हैं। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तूतन खामून, और उस राजा ने बॉय किंग का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि बहुत छोटे उम्र में राजा बन गए थे। हो सकता है 9-10 साल में ही बन गए हों, क्योंकि वास्तविक उम्र का उल्लेख आज तक के नहीं पता चल पाया है। उन्होंने बहुत ही जल्दी अपना नाम तूतन खातेन से बदलकर तूतन खामून कर लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमून, अमून का जीवंत चित्र। तूतन खामून का अर्थ होता है लिविंग इमेज ऑफ अमून। एंड ओवरसॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और अब उसने पुराने तरीकों का पुनर्स्थापना करने की शुरुआत की। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. उसने 9 वर्षों तक शासन किया और अचानक एक दिन उनकी मृत्यु होगी। अनएक्सपेक्टेडली, असंभावित रूप से उनकी मृत्यु हो गई। Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in it. Regardless of his fame,
जो भी उसकी प्रसिद्धि रही होगी, और स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, जो भी उसके अपने भविष्य के बारे में अंदाजे लगाए होंगे। टूट इज वन ममी एमंग मैनी। टूट अब एक ममी है, जैसे कि इजिप्ट में बहुत से ममीज हैं। हाउ मेनी, नो वन नोज। कितने हैं, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting. The Egyptian Mummy Project नाम की एक संस्था which began an inventory in late 2003, 2003 के अंत में उन्होंने इन्वेंट्री इनका आकलन करना शुरू हुआ, इनके आंकड़े इकट्ठा करने शुरू किए। हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 so far, जिन्होंने अभी तक 600 से भी ज्यादा मम्मियों की गिनती की है। एंड इज स्टिल काउंटिंग, और वह संख्या अभी बढ़ती ही जा रही है। द नेक्स्ट फेज, और अब अगला चरण आता है, स्कैनिंग ममीज विथ अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। और अब उसके बाद उनकी जानकारी इकट्ठा कर ली, और अब अगले चरण में वो क्या कर रहे हैं, स्कैनिंग द ममीज। अब वो मम्मियों की स्कैनिंग कर रहे हैं विथ अ पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन। एक पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन उन्होंने जिसे कि उन्हें नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस, जो इसके मैन्युफैक्चरर भी थे, उन्होंने इसे दान किया हुआ है, डोनेट किया हुआ है। उससे वह इसकी स्कैनिंग, इन सारी मम्मियों की स्कैनिंग कर रहे हैं। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन, जिसमें से किंग टूट जो है वह पहली मम्मी है जिसका कि स्कैन किया जा रहा है। इन डेथ एज इन लाइफ, मृत्यु में जैसा कि वह जीवन में था। मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, यहां भी वह अपने देशवासियों की अगुवाई करता हुआ सा दिख रहा है। मतलब जैसे वह पूरे देश का राजा था, अगुवा था, आगे था, उसी प्रकार वह जब मम्मियों की खोज हुई तो उसमें भी उसका स्कैनिंग सबसे पहले किया जा रहा है। अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो। अब उस कंप्यूटेड टोमोग्राफी मशीन ने क्या किया, मम्मी की सर से लेकर पैरों के अंगूठे तक के पूरे भाग की स्कैनिंग की, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। 1700 से ज्यादा डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शंस में उनके लिए गए, बनाए गए। टूट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स। और तूतनखामेन के सिर को 0.62 मिलीमीटर के छोटे से छोटे भाग में बांटकर उनकी स्कैनिंग की गई टू रजिस्टर, ताकि यह बात लिखी जा सके इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, उनके जटिल बनावट को जानने के लिए महीन से महीन बड़ी सूक्ष्मता से उनकी स्कैनिंग की गई। टेक्स ऑन एवरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, और जो रिजल्टिंग इमेज क्या थी उसमें एरी डिटेल्स, यहाँ पे एरी डिटेल्स मतलब भयानक तथ्य सामने आए, ऐसा नहीं है, मतलब बड़े ही विचित्र, टूट के सिर का बड़ा ही विचित्र एक चित्रण उनके सामने आया। विथ टूट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट्स इन रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. और with Tut's every body similarly recorded, और उसके सारे शरीर की जानकारी उसी प्रकार से बहुत महीन भाग में छोटे छोटे भागों की जानकारी लेके रिकॉर्ड की गई, संरक्षित की गई। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, और विशेषज्ञों की एक टीम जिसमें कि रेडियोलॉजी के विशेषज्ञ, फॉरेंसिक के विशेषज्ञ, एनाटॉमी के विशेषज्ञ, बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स। अब वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन, इस बात की जानकारी लेने की शुरुआत किए, सीक्रेट्स, राज की जानकारी लेने की शुरुआत किए, दैट जो कि द विंग्ड गॉडेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन, उसके बरियल श्राइन में, बरियल श्राइन मतलब जहां उसे दफनाया गया है, वो जो मठ था, वहां पे एक विंग्ड गॉडेस, वहां पे एक देवी का चित्र बना हुआ था जो जिनके पर लगे हुए हैं, प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, उसके राज के बारे में अब वो जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिए जो कि उसकी इतने समय से रक्षा कर रही थी। द नाइट ऑफ द स्कैन, अब उस रात की बात हो रही है जिस दिन वह स्कैनिंग हुई। वर्कमैन कैरीड टूथ फ्रॉम द टॉम्ब इन बॉक्स, जो वहां के काम करने वाले थे उन्होंने तुत को उसके कब्र से निकाला।
Like Paul Bearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside. Like Paul Bearers, Paul Bearers देखे होंगे जो ताबूत को कंधे में रखते हैं, हमारे यहाँ अर्थी को कंधा देने वाले लोग, उसकी तरह उन्होंने उसे they climbed a ramp, उसे उठाकर वो रैंप में सीढ़ियों में धीरे धीरे चढ़े एंड a flight of stairs, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे into the swirling sand outside, वह कहाँ उतर रहे थे? into the swirling sand, वहां पे रेत क्या थी? वह अभी भी आंधी तूफान चल रहा था, हवाएं चल रही थी और रेत गोल गोल घूम रहे थे बाहर, उसमें वह उतरे। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, उसके बाद उन्होंने उसे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में रखा और फिर वह उसे ट्रेलर में लेके गए दैट हेल्ड अ स्कैनर, जी जो स्कैनर को रखा हुआ था, जिस ट्रॉली में स्कैनर रखा हुआ था उसमें से वो लेके गए। 20 मिनट्स लेटर, और 20 मिनट के बाद टू मैन इमर्ज, दो लोग अचानक आए, स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, वो दौड़ते हुए पास के ऑफिस में गए एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस, और वापस आए वो दो प्लास्टिक के फैन लेकर। द $1,000,000 स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, वो हजारों डॉलर की जो मशीन थी जिसकी कीमत हजारों डॉलर में है, वो काम करना बंद कर दी थी। क्विट क्यों? बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन, कूलर फैन में रेत पड़ गई थी। कर्स ऑफ द फैरो, जोक्ड अ गार्ड नर्वसली, एक जो सुरक्षा कर्मी था वह बड़े ही नर्वस मजाक किया। कर्स ऑफ फैरो, यह तो फैरो का श्राप है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और अंततः वो जो सब्स्टिट्यूट फैन लेकर गया था वो बड़े अच्छे से काम किया और पूरा काम आसानी से समाप्त किया गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, जब यह चीज जांच परख कर ली गई कि कोई भी डाटा खराब नहीं हुआ है, सारे रिकॉर्ड सुरक्षित है, द टेक्नीशियन रिटर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन, तो फिर टेक्नीशियंस ने क्या किया? टूट की बॉडी को वर्कमैन को वापस कर दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टेम्प, जो कि उसे वापस लेकर उसकी कब्र की तरफ चले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज, द फैरो अगेन रेस्टेड इन पीस where the funerary priest had laid him so long ago, और 3 घंटे से कम समय में आफ्टर ही वॉज रिमूव, जब उसे वहां से हटाया गया था, जो कि शाम के 6 बजे का वक्त था, आपको बताया जा चुका है, फ्रॉम हिज कॉफिन, उसकी ताबूत से जब उसे हटाया गया था, उससे 3 घंटे से कम समय में द फैरो अगेन रेस्टेड इन पीस, उस फैरो को फिर से उसी स्थान पर आराम करने के लिए डाल दिया गया जहां वेयर द फ्यूनररी प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, बहुत पहले उस फ्यूनररी प्रिस्ट मतलब जैसे हमारे मृत्यु कर्म के समय जो पंडित होते हैं, उस समय उनके मृत्यु कर्म के जो पंडित होंगे, जो पुजारी होंगे, उनको वहां पर दफनाते वक्त जो पूजा पाठ किए होंगे, जिस प्रकार से जब उनको वहां पर दफना दिया गया होगा, उसी प्रकार से आज फिर से यहाँ पर उन कर्मचारियों ने उसे वहां पर बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, बैक इन ट्रेलर, ट्रेलर में बैठे हुए जो टेक्नीशियंस ने बड़े ही शानदार चित्रों को कंप्यूटर स्क्रीन में टूट के उतारा था। अ ग्रे हेड took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction. A grey head, ग्रे कलर का शरीर, जो आप मेरे पहले वीडियो में आपने देखा भी होगा, मैंने टूट के इमेज के साथ में एक हेड डाला हुआ है जो ग्रे कलर का है, अभी भी फिर देख लीजिए, ऐसा ये जो ग्रे हेड है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। took shape from a scattering of pixels, अब उसको पिक्सल्स में बदलकर इस प्रकार की इमेज जो उसके बगल में अब आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बदल दिया गया। एंड द टेक्नीशियन स्पून एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, स्पून घुमाया, टिल्टेड हिलाया, उसके चारों तरफ घुमा घुमा कर उसके स्केलेटन के, उसके शरीर के घुमा घुमा कर वह चित्र ले रहे थे। नेक वर्टिब्रेट अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास, जो नेक वर्टिब्रे है वह उतना ही साफ नजर आ रहा था। नेक वर्टिब्रे मतलब जो गले के पीछे की हड्डी होती है, जो सेक्शंस में बटी होती है, वह उतना ही साफ नजर आ रही थी जैसे आप एनाटॉमी के, शरीर विज्ञान के साथ क्लास में आप होंगे तो वहां पे एक स्केलेटन आपको दिखेगा, तो जितनी साफ वो हड्डी आपको उसमें दिखती है, उतनी ही साफ यहाँ पर तूतनखामेन की दिख रही थी। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांजैक्शन ऑफ स्कल, और कुछ और चित्रों में से क्या था, उसमें से कुछ को में हाथ दिखाया जा रहा था, किसी में कोई रिब केक दिखाया जा रहा था, एंड ट्रांजैक्शन ऑफ स्कल, उसके पूरे
खोपड़ी का, सिर की खोपड़ी दिखाई जा रही थी, बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। पर अब इन सब चीजों के बाद अब जो दबाव था वह समाप्त हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपने चेयर में बैठते हुए जाही हवास स्माइल्ड, जाही हवास मुस्कुराते हैं, विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और यह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकंड। वह कहते हैं he had not slept that night not for a second। वह बोलते हैं कि मैं पूरी रात नहीं सोया था एक सेकंड के लिए भी। I was so worried, he had so worried, but now he think he would go and, अब वह कहते हैं कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मैं जाकर सो सकता हूँ। By the time we left the trailer, और जब हमने उस ट्रेलर को छोड़ा जिस वक्त, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और उन मेटल स्टेयर्स पे, धातु के बने हुए उस सीढ़ियों से जब हम उतर रहे थे, द विंड हैड स्टॉप्ड। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि जब उन्हें लेने के लिए वह ऊपर जा रहे थे और उनके ताबूत को खोल रहे थे तो तूफान चल रहा था। अब वह शांत होकर हवाएं शांत हो चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, और जो विंटर एयर थी, जो ठंडी हवा थी, वह अब और ठंडी हो चुकी थी और स्टिल शांत हो चुकी थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि वह स्वयं एक मृत्यु हो। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस डिपार्टेड अलग किए हुए लोगों की वैली में वह खुद मृत्यु के समान वह हवा लग रही थी। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू द टूथ टॉम स्टूड ओरियन, तुत की कब्र के ठीक ऊपर आप ओरियन, जो हमारा सप्तऋषि मंडल होता है, वह आपको देखने को मिल जाएगा। द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, उस सप्तऋषि मंडल को इजिप्शियन, जो पौराणिक इजिप्शियंस थे, वह सोल ऑफ ओरिसिस की आत्मा के रूप में मानते थे। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जिसे वह मृत्यु के बाद का देवता कहते थे। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, वही इस बॉय किंग के ऊपर नजर रखे हुए है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा माइथोलॉजी और सुपरनेचुरलिटी का बताने का प्रयास किया गया है कि वहां पे जब उन्होंने शुरुआत की थी उसके टॉम को निकालने की, तो तूफान चालू हो गया था। अब जब वह उसे फिर से वहां पे रख दिए तो सब कुछ फिर शांत हो गया, और ऐसा लगता है कि वो जो ओरियन है, जो कि जिसे कि प्राचीन मिस्रवासी ओरिसिस की आत्मा के रूप में मानते हैं, जो कि आफ्टर लाइफ मृत्यु के का देवता है, वह उस बच्चे की वहां पर रक्षा कर रहा है, वह उसे देख रहा है। सो दैट इज ऑल विथ योर लेसन डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूज। थैंक यू।